एंड इसकी प्राप्ति दूसरा इसकी प्राप्ति जो है 12 हफ्ते के हुए जो है गर्भपात से की जा सकती है। तो 12 हफ्ते के हुए गर्भपात से जो है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल को प्राप्त करना जो है अनुसंधान तक सीमित है, मतलब अनुसंधान के द्वारा जो है इसकी प्राप्ति की जा सकती है। तीसरा है जन्म के समय हुए बच्चे के गर्भनाल से। तो बच्चे के गर्भनाल से जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल को प्राप्त किया जाता है, इसका जो प्रयोग है चिकित्सा के लिए किया जा सकता है, चिकित्सीय उपयोग के लिए किया जा सकता है। इसीलिए जो है मतलब तीसरा जो है बच्चे के गर्भनाल से इससे जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल प्राप्त किया जाता है। तो जो ये सेवा है, चिकित्सीय जो सेवा है, इसमें जो गर्भनाल से प्राप्त प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है, इसको जो है तरल नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है और तरल नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है ताकि जो इसका प्रयोग जो भविष्य में कभी भी इसकी आवश्यकता पड़े तो इसका उपयोग किया जा सके। तो स्टेम सेल के संरक्षण एंड भंडारण की इस व्यावसायिक सेवा को हम स्टेम सेल बैंकिंग या फिर कॉर्ड ब्लड बैंकिंग के नाम से जानते हैं। एंड ये जो स्टेम सेल संरक्षित किए जाते हैं, हम उनकी प्राप्ति कभी भी भविष्य में उसकी ज़रूरत होने पर, उसकी आवश्यकता पड़ने पर हम उस स्टेम सेल को चिकित्सा के लिए जो है पुनः जागृत कर सकते हैं और उसको उपयोग में ला सकते हैं। तो जो जिस व्यक्ति का स्टेम सेल्स होता है, मुख्य रूप से जो है उस स्टेम सेल्स पर उसी व्यक्ति का उत्तरदायित्व होता है कि उस स्टेम सेल का प्रयोग जो वही व्यक्ति कर सकता है। लेकिन ब्लड ग्रुप एंड HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन, ब्लड ग्रुप एंड HLA के मिलान करने पर जो है उस स्टेम सेल की प्राप्ति उस व्यक्ति के सगे संबंधियों के लिए भी किया जा सकता है। तो ये जो है एक बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है स्टेम सेल बैंकिंग के स्वरूप क्या होता है। तो स्टेम सेल बैंकिंग 3 प्रकार का होता है। पहला तो होता है प्राइवेट स्टेम सेल बैंकिंग, दूसरा पब्लिक स्टेम सेल बैंकिंग एंड तीसरा जो होता है कम्युनिटी स्टेम सेल बैंकिंग। तो जो प्राइवेट स्टेम सेल बैंकिंग है, प्राइवेट स्टेम सेल बैंकिंग में इसमें जिस व्यक्ति से स्टेम सेल लिया जाता है उस स्टेम सेल पर उत्तरदायित्व तो यानी उस स्टेम सेल पर अधिकार जो उसी व्यक्ति का स्वामित्व जो है उसी व्यक्ति का होता है जिस व्यक्ति से स्टेम सेल लिया गया है, और उस स्टेम सेल की प्राप्ति चिकित्सा के लिए वही व्यक्ति कर सकता है। दूसरा है पब्लिक स्टेम सेल बैंकिंग। पब्लिक स्टेम सेल बैंकिंग में जो स्टेम सेल दान कर दिए जाते हैं, लोगों के द्वारा दान किए गए स्टेम सेल्स को स्टेम सेल बैंकिंग में स्टेम सेल बैंक द्वारा जो है इसको संरक्षित किया जाता है। और समाज के किसी भी नागरिक को, किसी भी व्यक्ति को जब स्टेम सेल की ज़रूरत पड़ती है और उसका स्टेम सेल उस व्यक्ति से जो स्टेम सेल संरक्षित किया गया है और उस व्यक्ति के स्टेम सेल से मैच कर जाता है, HLA एंड ब्लड ग्रुप मिल जाता है, तो इस स्थिति में जो है उस स्टेम सेल की प्राप्ति समाज के किसी भी कोई भी लोग को जो है चिकित्सीय सेवा में उपयोग किया जा सकता है। तो पब्लिक स्टेम सेल बैंकिंग में जो है जो स्टेम संरक्षित किया जाता है वो किसी भी व्यक्ति के लिए चिकित्सा में उपयोग लाया जा सकता है, जिस भी व्यक्ति के उपयोग में आ जाता है। नेक्स्ट है कम्युनिटी स्टेम सेल बैंकिंग। कम्युनिटी स्टेम सेल बैंकिंग में जो है इसकी जो शुरुआत है भारत में इसकी शुरुआत भारत में लाइफ सेल नामक कंपनी ने की थी। एंड कम्युनिटी स्टेम सेल बैंकिंग में किसी परिवार के सभी सदस्य एक समूह के रूप में जो है इसमें स्टेम सेल को संरक्षित करते हैं। एंड उस समूह का कोई भी किसी भी सदस्य को अगर भविष्य में जो है चिकित्सीय आवश्यकता पड़ती है उस स्टेम सेल को लेकर, तो उस स्टेम सेल की प्राप्ति जो है परिवार का कोई भी सदस्य जो है अपनी चिकित्सा के लिए जो उस स्टेम सेल का प्रयोग कर सकता है। तो इसलिए जो है कम्युनिटी स्टेम सेल बैंकिंग में एक सामूहिक तौर पर जो स्टेम सेल को सुरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट है स्टेम सेल चिकित्सा। स्टेम सेल चिकित्सा क्या है। स्टेम सेल चिकित्सा का प्रयोग जो है मुख्य रूप से जो है रक्त संबंधी रोगों के उपचार में ही किया जाता है। रक्त संबंधी रोगों के उपचार के लिए जो काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी उपयोगी है, इसीलिए जो इसका मुख्य रूप से जो रक्त संबंधी रोगों के उपचार में ही किया जाता है। जैसे कि एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया एंड ल्यूकीमिया, तो इन सब रोगों के उपचार में जो है ये जो है काफ़ी जो है कारगर साबित होता है स्टेम सेल थेरेपी। तो स्टेम सेल थेरेपी से जो है कोई गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त ऊतक या फिर जले हुए ऊतक का जो है प्रतिस्थापना कर सकता है।
मतलब उन क्षतिग्रस्त यानी नष्ट हुए ऊतक की जो जगह ले सकता है स्टेम सेल थेरेपी से जो प्रतिस्थापना किया जा सकता है। एंड इसके द्वारा जो है अल्जाइमर्स एंड पार्किंसन जैसे गंभीर मस्तिष्क जैसे रोगों का जो है इलाज किया जा सकता है, उपचार किया जा सकता है, जिसका जो है इलाज करना जो काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। एंड इसके द्वारा कार्निया और रेटिना का निर्माण करके जो है हमारे मनुष्य की जो है नेत्रहीनता को भी दूर करने में जो है सक्षम होता है स्टेम सेल। एंड स्टेम सेल के द्वारा टाइप 1 डायबिटीज़ एंड हीमोफीलिया जैसे गंभीर रूप से जो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स का जो है इलाज किया जा सकता है। एंड स्टेम थेरेपी से जो हमारे बॉडी के अंग जैसे कि मेरुरज्जु, अस्थि मज्जा, हृदय, लीवर, पेनक्रियास, कोई अंग जो है हो गया, तो इन सभी अंगों से संबंधित अगर हमारे बॉडी में कोई रोग हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, तो इन सभी अंगों से संबंधित कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज जो स्टेम सेल थेरेपी से किया जा सकता है। एंड स्टेम सेल थेरेपी से जो अंग और ऊतकों का जो है निर्माण किया जा सकता है। एंड स्टेम थेरेपी से जो गंजेपन का भी इलाज किया जा सकता है, गंजेपन को दूर किया जा सकता है। स्टेम थेरेपी से दांतों का भी निर्माण किया जा सकता है। तो इस प्रकार स्टेम सेल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण थेरेपी हो जाती है, काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेम सेल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि जो है ये हमें भविष्य की चिकित्सा के लिए जो है एक अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट है क्लोनिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्लोनिंग नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लोनिंग। तो क्लोन जो होता है एक जैविक रचना होता है जिसकी जो प्राप्ति होती है एक जनक के द्वारा की जाती है, और क्लोन की प्राप्ति एक जनक के द्वारा अलैंगिक विधि कराकर की जाती है। और उस क्लोन में जो जैविक और उसके जो भौतिक लक्षण आते हैं, मतलब शारीरिक और जो है शारीरिक एंड बिहेवियरली जो इसमें परिवर्तन आते हैं, जो लक्षण आते हैं, वो उसी जनक से प्राप्त होते हैं। उसी जनक के भौतिक लक्षण, जैविक लक्षण होते हैं जो जिस जनक से उसको प्राप्त किया गया अलैंगिक विधि के द्वारा। तो ये क्लोन होते हैं। नेक्स्ट है क्लोनिंग क्या होता है? तो क्लोनिंग प्रक्रिया के द्वारा कोई अंग, ऊतक या फिर पूरी तरह से जो एक जीव की जो है आनुवंशिक प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है क्लोनिंग प्रक्रिया के द्वारा। तो ये क्लोनिंग प्रक्रिया होती है क्योंकि जो इसमें जो है कोई जीव का जो है एक आनुवंशिक रूप से प्रतिलिपि प्राप्त की जाए। जैसे मैं हूँ, मेरे ही सेम दिखने वाली कृतिका एक उत्पन्न हो सकती है क्लोनिंग के द्वारा। मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि जो मानव क्लोन बनाना भारत में अभी प्रतिबंधित है, मानव क्लोन के अभी बना नहीं है। तो इसलिए जो है क्योंकि जंतु क्लोन तक ही ये सीमित है, जंतु एंड पशुओं के। तो क्लोनिंग जो होता है, क्लोनिंग दो प्रकार का होता है। पहला तो होता है ये थेराप्यूटिक क्लोनिंग, दूसरा रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। तो क्लोनिंग के दो प्रकार होते हैं। थेराप्यूटिक क्लोनिंग में आ जाता है जीन क्लोनिंग में हमने पढ़ा था जीआई तकनीक के द्वारा इंसुलिन का निर्माण और वैक्सीनों का निर्माण कैसे होता है। तो ये जो है जीन क्लोनिंग आता है। दूसरा इसमें थेराप्यूटिक क्लोनिंग में दूसरा है सेल, टिश्यू या फिर ऑर्गन क्लोनिंग। इसमें हमने स्टेम थेरेपी के बारे में पढ़ा था। स्टेम थेरेपी कैसे क्लोनिंग प्रक्रिया के द्वारा कोशिका का निर्माण होता है। तो ये थेराप्यूटिक क्लोनिंग के बारे में तो हमने पढ़ लिया है अगले चैप्टर्स में अच्छे से। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के बारे में हमें जानना है। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग को हम प्रजनन क्लोनिंग के नाम से भी जानते हैं। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में कोई जीव की जो है आनुवंशिक प्रतिलिपि प्राप्त की जाती है इसमें। तो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में जो किसी जीव की जब आनुवंशिक प्रतिलिपि प्राप्त की जाती है तो उस जीव में जो जैविक और भौतिक लक्षण होते हैं उसी स्टेम सेल्स के होते हैं, उसी जो है जनक के होते हैं। तो 1996 में स्कॉटलैंड के एक वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था लान विलमुट ने जो है विश्व का प्रथम जो है जंतु क्लोन बनाया, निर्माण किया, जिसका नाम डॉलीशिप था। तो उन्होंने डॉलीशिप का यानी कि जो कि विश्व की प्रथम जंतु क्लोन थी, तो इसका विकास जो है स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक ने किया। एंड उन्होंने इसके निर्माण के लिए
SCNT तकनीक का प्रयोग किया। SCNT का फुल फॉर्म है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र एंड इसका हिंदी नाम है कायिक नाभिक कोशिका स्थानांतरण तकनीक। तो इस तकनीक के द्वारा जो उन्होंने डॉलीसिस का निर्माण किया एंड इस तकनीक के द्वारा जो है कोई एडल्ट यानी वयस्क जंतु क्लोन की कोशिका का भी जंतु क्लोन का भी निर्माण किया जा सकता है SCNT तकनीक के द्वारा। तो भारत में क्लोनिंग की क्या स्थिति है? तो भारत में जो है क्लोनिंग की शुरुआत जो 2007 में हुई। तो भारत में क्लोनिंग की शुरुआत 2007 में NDRI के द्वारा किया गया, जो कि करनाल में है। NDRI का फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा किया गया एंड जो है 2009 में NDRI के द्वारा जो है विश्व का प्रथम भैंस क्लोन गरिमा का विकास किया गया, जो कि दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से जो है गरिमा का विकास किया गया। फिर 2012 में NDRI एंड शेर-ए-कश्मीर विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से विश्व का जो प्रथम पश्मीना बकरी क्लोन का विकास किया, जिसका नाम उन्होंने नूरी रखा। तो पश्मीना किस्म की जो बकरी होती है जम्मू और कश्मीर में ही पाई जाती है। तो पश्मीना कश्मीर बकरी के जो है संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से जो है इस क्लोन को बनाया गया। फिर 2014 में छत्तीसगढ़ के संकटग्रस्त जंगली भैंसे के जो है मादा क्लोन का विकास किया गया, जिसका नाम जो तिपास रखा गया। और इस क्लोन को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि इससे जो है उस प्रजाति को विलुप्त होने से बचाया जा सके, क्योंकि जो उस जंगल में संकटग्रस्त जो भैंस था, उस प्रजाति का मात्र एक ही जीव यानी भैंसा मौजूद था। तो अगर कोई मादा नहीं थी तो उससे उसके जो है आनुवंशिकता में भी वृद्धि नहीं होगी, तो वो भी कुछ समय के बाद विलुप्त हो जाएगा, कुछ समय के बाद नष्ट हो जाएगा या फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उस जीव के जो प्रजाति ही नष्ट हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। तो इस बचाने के उद्देश्य से जो है उस भैंसे की जो है मादा क्लोन का विकास किया गया, एक मादा का विकास किया गया, ताकि वो दोनों जो है एक मादा आ जाएगी तो वो भैंसा प्रजनन की क्रिया करेंगे, जिससे बच्चा अगर पैदा हो जाता है तो उस जंतु के उस प्रजाति के जो है प्रजाति को बचाने में जो बचाया जा सकता है विलुप्त होने से। तो इसलिए जो है उस छत्तीसगढ़ के जंगल में जो भैंसे की प्रजाति बचाया गया क्लोन का विकास करके। एंड 2015 में NDRI के द्वारा जो है स्वरूपा नाम के जो है भैंस क्लोन का विकास किया गया, जिसके दूध देने की क्षमता जो 25 लीटर है। एंड NDRI के द्वारा जो है कुछ नर पशुओं के क्लोन का भी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, क्योंकि जो है और बनाया गया क्योंकि इसका उद्देश्य ये था कि उच्च आनुवंशिकता से युक्त शुक्राणुओं का निर्माण किया जा सके, शुक्राणु उत्पन्न किया जा सके, जिसका प्रयोग जो कृत्रिम रूप से गर्भाधान कार्यक्रम में किया जा सके और जिससे दूध की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। तो इसका मुख्य उद्देश्य दूध की उत्पादकता को बढ़ाना था। अगर उच्च गुणवत्ता युक्त जो है शुक्राणु होगा तो उससे जो है अगर कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम में अगर उसका उपयोग किया जाएगा तो मादा के जो है दूध देने की क्षमता में वृद्धि हो सकती है। तो इस उद्देश्य से नर पशुओं के क्लोन को भी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जैसे श्रेष्ठ, रजत, स्वर्ण। तो ये जो नाम है ये नर पशुओं के हैं, नर जंतुओं के हैं। नेक्स्ट है 2015 में हाल ही में NDRI ने मुर्रा नस्ल के जो है नर क्लोन का विकास किया, जिसका नाम तेजस रखा गया। तो इस प्रकार जो अभी क्लोनिंग की प्रक्रिया जारी है, जिसमें जो जंतु क्लोन बनाने पर जो ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और अब भी जंतु क्लोन बनाए जा रहे हैं। तो भारत में क्लोनिंग की प्रक्रिया के लक्ष्य क्या थे? क्लोनिंग के कार्यक्रम को शुरू करने के लक्ष्य क्या रहे थे? पहला तो ये था पशुधन की गुणवत्ता एंड दूध की उत्पादकता को बढ़ाना। तो भारत वैसे विश्व में दूध की उत्पादकता के मामले में प्रथम स्थान पर आता है दूध उत्पादकता के मामले में। विश्व का प्रथम दूध उत्पादक देश है भारत। एंड जो है भारत पशुधन की गुणवत्ता के मामले में विश्व प्रथम स्थान पर आता है। लेकिन भारत में मात्र 10% ही पशुधन ऐसा है जो कि उच्च गुणवत्ता से युक्त है, जो कि स्वस्थ है, उच्च गुणवत्ता से युक्त दूध देने वाला है। तो मात्र भारत में 10% ही जो है ऐसे वो जो है
10% ऐसे पशुधन है जो कि उच्च गुणवत्ता से युक्त है। तो इसी को देखते हुए जो है नेशनल डेयरी रिसर्च बोर्ड ने कहा कि भारत को अपने बढ़ती दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत को प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ टन जो है अपने दूध की उत्पादकता को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसको प्राप्त करने में जो है क्लोनिंग की जो प्रक्रिया है, क्लोनिंग की प्रक्रिया जो है एक कारगर साबित हो सकती है। जो है क्लोनिंग की प्रक्रिया में जो है क्लोनिंग की तकनीक के एक महत्वपूर्ण जो है विधि बन सकती है, जिसके द्वारा जो है भारत अपने 1 करोड़ टन दूध की उत्पादकता को बढ़ाने में जो है बढ़ाने के लक्ष्य को पूरा कर सकता है। तो इसीलिए जो है क्लोनिंग की प्रक्रिया के माध्यम से दूध की उत्पादकता को एंड पशुधन की गुणवत्ता में सुधार करने पर जो ध्यान केंद्रित किया गया। इसका नेक्स्ट उद्देश्य ये था कि व्यावसायिक महत्व के वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाना, जैसे कि पश्मीना बकरी के ऊन का विकास किया गया। जैसे पश्मीना बकरी का विकास इसलिए किया गया ताकि जो है उसकी संख्या में वृद्धि करके उससे जो ऊन प्राप्त होता है उसका उत्पादन और बढ़ाया जा सके, जिससे जो है लोग अधिक इससे लाभ उठा पाए। तो वस्तुओं के उत्पादन बढ़ाने को लेकर जो है क्लोनिंग की प्रक्रिया का लक्ष्य रखा गया। तीसरा ये लक्ष्य रखा गया कि विलुप्त हो रही प्रजातियों को बचाने का अंतिम प्रयास करना क्लोनिंग प्रक्रिया के द्वारा। इससे संकटग्रस्त जंगली भैंसे का विकास, छत्तीसगढ़ के जो है संकटग्रस्त जंगली भैंसे की प्रजाति को बचाया गया क्लोनिंग के द्वारा। एंड भारत में NDRI के द्वारा क्लोनिंग के लिए SCNT तकनीक के स्थान पर उसका जो है संशोधित रूप मान लो हैंड गाइडेड क्लोनिंग टेक्नोलॉजी का जो है प्रयोग किया जाता है NDRI के द्वारा। तो जिसकी लोकप्रियता जो है, सफलता दर है काफ़ी अधिक है। तो क्लोनिंग प्रक्रिया से संबंधित मुद्दे क्या होते हैं, समस्याएं क्या होती हैं? तो क्लोनिंग प्रक्रिया को लेकर जो है बहुत अधिक मुद्दे सामने आते रहते हैं। जैसे पहला ये है कि इसकी सफलता दर जो है कम है क्लोनिंग प्रक्रिया का, जो कि मात्र लगभग 10% ही इसकी सफलता दर है। एंड क्लोन की जो है जैविक मतलब क्लोन को लेकर ये मुद्दे आते रहते हैं कि क्लोनिंग प्रक्रिया के द्वारा जो है जो क्लोन का विकास किया जाता है उनमें जो है कभी ऐसे रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं जो कि बच्चे होते हैं, जो कि उनमें वो नहीं देखा जाता है, जबकि बड़े लोगों में जो है वो रोग देखने को मिलता है, जबकि छोटे क्लोन ही जो है शिशु क्लोन ऐसे रोगों से ग्रस्त हो जा रहे हैं जो कि उनमें नहीं होना चाहिए उस उम्र में। तो इस प्रकार के मुद्दे सामने आने लगे। दूसरा ये था कि अगर अधिक संख्या में जो है जंतुओं के क्लोन का विकास किया गया तो जंतुओं की आनुवंशिकता में कमी आ सकती है, आनुवंशिक विविधता समाप्त हो सकती है। एंड जो है आनुवंशिक विविधता समाप्त होने के साथ साथ जंतुओं के आनुवंशिक विविधता तो समाप्त होगा ही, और जो देसी नस्ल के पशु हैं उनकी संख्या भी कम हो सकती है। तो इसीलिए इस प्रकार के जो है मुद्दे सामने आने लगे थे। और नेक्स्ट है मानव क्लोन को लेकर भी मुद्दे आए दिन सामने आने लगते हैं। तो मानव क्लोन का जो विकास है, मानवीय क्लोन का विकास काफ़ी जो है विवादित मुद्दा रहता है, क्योंकि अगर मानव क्लोन का विकास किया गया तो इससे मानव के जो व्यवहारिक संबंध होते हैं, पारिवारिक संबंध होते हैं, वो बिखर सकते हैं और मानव और समाज में एक विवाद उत्पन्न हो सकता है। तो इसीलिए जो है क्योंकि जो है और इससे एकल जनक की अवधारणा में वृद्धि हो सकती है। मतलब मैं हूँ, मेरे ही जैसे सेम दिखने वाली, लक्षण वाली, सेम व्यवहार वाली एक दूसरी कृतिका, तीसरी कृतिका, चौथी कृतिका उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे समाज और मेरे घर के परिवार में जो विवाद उत्पन्न हो सकता है, असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि कौन असली कृतिका है। तो इसीलिए जो है मानव क्लोन के विकास पर प्रतिबंधित है, मानव क्लोन का अभी तक विकास नहीं किया गया है। एंड और इस मानव क्लोन को लेकर भी लोगों में अभी कोई शैक्षणिक और कोई उनमें जो है जागरूकता का अभाव पाया जा रहा है। तो इस वजह से जो है मानव क्लोन
का मुद्दा जो है विवादित मुद्दा रहता है। एंड हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है। एंड मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, सहायक प्रजनन तकनीक। तो सहायक प्रजनन तकनीक वाले चैप्टर्स में हमारा पहला टॉपिक है IVF या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी। तो IVF या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी, तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रक्रिया होती है, इसमें जो है माता पिता या फिर कोई डोनर से प्राप्त किया गया अंडाणु और शुक्राणु का प्रयोग जो है प्रयोगशाला में किया जाता है, प्रयोगशाला के नियंत्रण में किया जाता है। एंड निषेचन की क्रिया के बाद जो जाइगोट प्राप्त होता है उसको जो है प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में बदलकर उसको गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है, जहाँ पर सामान्य रूप से जो भ्रूण का विकास होता है और बच्चे का जन्म होता है। तो इस प्रकार जो है ये टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण इसे होता है। एंड दुनिया का प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी इंग्लैंड में किया गया था। टेस्ट ट्यूब बेबी का विकास लुइस ब्राउन के द्वारा 1978 में इंग्लैंड के द्वारा किया गया था। एंड इसके 70 दिन बाद भारत में भी जो है प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का विकास कोलकाता में, जिनका नाम कनुप्रिया था, इनका जन्म कोलकाता में कराया गया। एंड जिसका श्रेय डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय को दिया जाता है। और इन कनुप्रिया का नाम जो है दुर्गा रखा गया। दुर्गा इसलिए रखा गया ताकि कनुप्रिया, तो सबको पता रहता है कि कनुप्रिया का नाम भारत के प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम कनुप्रिया है। तो इसलिए समाज जो उनको अलग नज़रिए से देखने लगेगा। तो इस प्रकार समाज में वो अपने सामान्य जीवन जी सकें सामान्य मनुष्य की तरह। तो इसलिए उनका नाम दुर्गा दिया गया ताकि जो उनकी पहचान को छिपाया जा सके। नेक्स्ट है GIFT, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। तो जो GIFT है, इस प्रक्रिया में मनुष्य से माता पिता या फिर डोनर से प्राप्त किए गए अंडाणु और शुक्राणु को जो है सीधा फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और जो भ्रूण विकास यानी निषेचन की जो क्रिया होती है वो जाइगोट में ही होती है, फैलोपियन ट्यूब में ही होते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब में जो है जाइगोट बनने की जो प्रक्रिया होती है वो फैलोपियन ट्यूब में होती है। GIFT तकनीक में जो है यही किया जाता है। फैलोपियन ट्यूब जो कि मादा में एक फैलोपियन ट्यूब होता है गर्भाशय में। एंड नेक्स्ट है ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। तो ZIFT में माता पिता के द्वारा प्राप्त जो है अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन प्रयोगशाला की नैतिक दशाओं में निषेचन किया जाता है। और जो जाइगोट प्राप्त होता है उस जाइगोट को जो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसमें ये जो है प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से ZIFT में जो है भ्रूण विकास होता है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल एसिमिनेशन। आर्टिफिशियल एसिमिनेशन क्या होता है? आर्टिफिशियल एसिमिनेशन में ये जो प्रक्रिया होती है, जो विधि होती है, इसका प्रयोग तभी किया जाता है जब कोई पुरुष जो है, पुरुष में शुक्राणु पैदा करने की क्षमता नहीं होती है या फिर समाप्त हो जाती है। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो इसका प्रयोग किया जाता है। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो किसी डोनर पुरुष को लाया जाता है जो कि अपने शुक्राणु को दान करता है, शुक्राणु देता है। और उस शुक्राणु का प्रयोग जो है चिकित्सीय यंत्र की मदद से उसको जो है, जो महिला होती है, मादा होती है, उसके गर्भाशय में जो है उस शुक्राणु को स्थापित कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे भ्रूण का विकास होता है, सामान्य भ्रूण का विकास होता है और बच्चे का जन्म होता है। अब जो बच्चा जन्म लेगा उस स्त्री से, उस बच्चे में कुछ जो लक्षण आएंगे, आनुवंशिक जो लक्षण होंगे, वो उस पुरुष के भी आएंगे जिस पुरुष ने उसे शुक्राणु दिया है, ना कि उसके पति के। तो इस प्रकार जो है इसको गोपनीय रखा जाता है। इस प्रक्रिया को गोपनीयता के द्वारा जो है ये इस प्रोसेस को किया जाता है। एंड इसका उद्देश्य, इस विधि का प्रयोग पशुधन गुणवत्ता के सुधार में भी किया जाता है, जो कि काफ़ी अधिक संख्या में जो पशुधन की गुणवत्ता को सुधारने में भी जो इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सैरोगेसी, हमारा टॉपिक है नेक्स्ट सैरोगेसी। सैरोगेसी में जो है IVF या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी से प्राप्त जो है सैरोगेसी एक प्रकार की चिकित्सीय सेवा होता है जिसमें टेस्ट ट्यूब बेबी से प्राप्त जो है जाइगोट को कोई महिला जो है अपने भ्रूण में जो है भ्रूण में स्थानांतरित
अपने भ्रूण में जो है सामान्य रूप से वृद्धि विकास करवाती है तथा जन्म के बाद जो शिशु प्राप्त होता है उसको जो दंपति को सौंप देती है, जिसे हम जो है गेस्टेशनल सरोगेसी भी कहते हैं। तो इस प्रकार जो है टेस्ट ट्यूब बेबी से प्राप्त बच्चे को सरोगेट महिला पालन पोषण देती है। तो जेस्टेशनल सरोगेसी जो है के 2 प्रकार होते हैं, एक तो कमर्शियल सरोगेसी, दूसरा जो है अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी। कमर्शियल सरोगेसी मतलब व्यावसायिक सरोगेसी है और अल्ट्रिस्टिक मतलब परोपकारी। तो कमर्शियल यानी व्यावसायिक सरोगेसी जो है ये जो सेवा है इसमें जो सरोगेट महिला होती है, सरोगेट माँ होती है, उसको जो है सरोगेसी की सेवा देने के बदले उसको कुछ निश्चित शुल्क प्रदान किए जाते हैं, कुछ पैसे दिए जाते हैं। एंड भारत में जो इसकी शुरुआत है 2012 में हुई, भारत में इसकी शुरुआत 2012 में हुई, जो कि ICMR के निर्देशन में किया गया। एंड और 2012 तक भारत जो है व्यावसायिक सरोगेसी का विश्व प्रसिद्ध बाजार बन गया और जिसकी कीमत भारत में प्रतिवर्ष जो $5 बिलियन प्रतिवर्ष का होने लगा था। लेकिन व्यावसायिक सरोगेसी में जो है भारत में व्यावसायिक सरोगेसी के कारण जो कई जो है विवाद भी सामने आने लगे थे। जैसे कि इसका विवाद ये था कि सरोगेट महिला जो थी उसकी गरिमा हनन, उसकी निष्ठा का हनन का जो मुद्दा सामने आने लगा। एंड दूसरा है जो सरोगेसी से प्राप्त जो शिशु था उसकी नागरिकता को लेकर भी काफ़ी विवाद, काफ़ी मुद्दे सामने आने लगे थे। नागरिकता का विवाद कैसे होता था, जैसे कि कोई विदेशी स्त्री है, वो कोई विदेशी दंपति है, वो भारत में आकर सरोगेसी की सेवा लेता है, भारत की किसी महिला से सरोगेसी की सेवा लेता है, तो अब उस जो शिशु उत्पन्न होगा, शिशु जन्म लेगा, उसके नागरिकता को लेकर विवाद होने लगता था कि उस पुरुष को भारत की नागरिकता मिलेगी या फिर उस देश की नागरिकता मिलेगी जिस देश के वो दंपति थे। तो इस प्रकार के जो शिशु की नागरिकता को लेकर भी काफ़ी विवाद सामने आ रहे थे। नेक्स्ट है इसके विवाद ये था कि महिला के जो सुरक्षा को लेकर कोई निश्चित नियम कानून नहीं था, कोई नियम नहीं था महिला के सुरक्षा, सरोगेट महिला की सुरक्षा को लेकर कोई नियम नहीं था। नेक्स्ट मुद्दे ये आ रहे थे कि जो हमारी सरोगेसी की जो सेवा थी, सुविधा थी, सरोगेसी की जो सेवा थी, इसको समाज के द्वारा जो है इसका आधार को बदल दिया गया। सरोगेसी सेवा के आधार को बदल कर इसको जो है सरोगेसी सुविधा में बदल दिया गया, जिसका जो दुरुपयोग है समाज के विभिन्न लोगों के द्वारा किया जाने लगा। जैसे कि इसका दुरुपयोग विदेशी दंपतियों द्वारा किया जाने लगा, इसका दुरुपयोग स्वस्थ दंपतियों द्वारा किया जाने लगा। जो महिला स्वस्थ थी, जो कि अपने बच्चे को जन्म दे सकती थी खुद, जो कि स्वस्थ थी, जबकि वो अपने कोख से बच्चे को जन्म ना देकर किसी महिला के द्वारा जो सरोगेसी की सेवा लेती है। तो इस प्रकार इसका विरोध किया जाने लगा, एक सुविधा के रूप में इसका प्रयोग किया जाने लगा। नेक्स्ट है कुंवारे व्यक्तियों द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाने लगा, दुरुपयोग किया जाने लगा। एंड इसका दुरुपयोग जो है विदेशी दंपतियों द्वारा किया जाने लगा। तो इन आधारों पर जो है इसका जो है कई ढंग से जो है कई स्तरों पर जो है इसका विरोध किया जाने लगा। एंड जो है इसीलिए जो है ये जो मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2015 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा व्यावसायिक सरोगेसी को जो है भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया और इस पर नियम कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो इस प्रकार व्यावसायिक सरोगेसी भारत में प्रतिबंधित है। नेक्स्ट है अल्ट्रिस्टिक यानी परोपकारी सरोगेसी। परोपकारी सरोगेसी में कोई महिला जो होती है वो बिना पैसे के लेन देन के एक परोपकार की भावना से जो है सरोगेसी की सेवा देती है। तो परोपकारी भारत में जो है वर्तमान समय में परोपकारी सरोगेसी की अनुमति है और इसमें कोई और इसी संदर्भ में 2021 में दिसंबर 2021 में जो है सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट जो है पारित किया गया। सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 पारित किया गया, जिसमें सरोगेसी के हनन यानी सरोगेसी को लेकर जो नियम कानून प्रक्रिया शामिल थी। एंड जो ये कानून था सरोगेसी के कानून के अनुसार, इस रेगुलेशन एक्ट के अनुसार
सेरोगेसी की सेवा जो है सिर्फ निकट संबंधी महिला द्वारा ही दिया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। एंड जो है जिसमें जो है बिना पैसे के लेन देन के जो है वो महिला सेरोगेसी की सेवा प्रदान करेगी उस दंपति को। एंड उस महिला के जो मेडिकल जो खर्च होगा उसका निर्वहन जो दंपति द्वारा किया जाएगा। दंपति कर सकता है उस बच्चे के जो है उस महिला के जो है मेडिकल खर्चों का निर्वहन, क्योंकि बच्चा तो उन्हीं को मिलने वाला है, बच्चा तो उन्हीं का है। तो ये जो है इस कानून में था ये जो है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है सेरोगेसी माँ की अर्हता क्या होती है। सेरोगेसी माँ कौन महिला जो है सेरोगेसी की सेवा देने के लिए योग्य होती है। तो वो जो है महिला पहले तो दंपति के निकट संबंधी होनी चाहिए, एंड वो शादीशुदा होनी चाहिए और कम से कम एक बच्चे की माँ भी होनी चाहिए, और उसकी उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच का होना चाहिए। एंड वह शारीरिक और मानसिक रूप से जो है स्वस्थ महिला हो। एंड इसके पति के जो है इसमें शुक्राणु का उपयोग नहीं किया जाएगा। एंड कुंवारे व्यक्ति, समलैंगिक दंपति, विदेशी दंपतियों द्वारा जो है इसकी सेरोगेसी की सेवा प्राप्त नहीं की जा सकती है। एंड विधवा या फिर तलाकशुदा स्त्रियां भी जो है सेरोगेसी की सेवा दे सकती हैं। तो ये जो है उस महिला की अर्हता है जो कि सेरोगेसी की सेवा प्रदान करेगी। अब जो दंपति है, जो महिला है जो कि सेरोगेसी की सेवा लेना चाहती है, तो वो महिला किस योग्य होनी चाहिए। तो उसके लिए अर्हता ये है कि वो दंपति जो है भारतीय दंपति हों, भारतीय दंपति शादीशुदा हों और उनके शादी के जो 5 वर्ष पूरे हो गए हों, उनके पास कोई बच्चा ना हो, तो वो सेरोगेसी की सेवा लेने के लिए योग्य होते हैं। एंड दंपति का जो पहले से कोई संतान नहीं होना चाहिए। और सेरोगेसी माँ के लिए जो है जो उसके डॉक्टरी जांच में ये निश्चित हो जाना चाहिए कि जो है उस दंपति में जो बांझपन की पुष्टि हो जानी चाहिए। तो इन आधारों पर जो है इसका दुरुपयोग किया जाता है। एंड इसमें जो है भारत में जो सेरोगेसी की सेवा को नियंत्रित करने के लिए नेशनल सेरोगेसी बोर्ड ऑफ जो है स्टेट्स को निर्मित किया गया है, जो कि सेरोगेसी के नियमों के उल्लंघन के लिए जो है इसका 10 साल की सज़ा एंड जो है 10 लाख का जुर्माना का भी देना पड़ सकता है। तो इस प्रकार जो है सेरोगेसी को जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट यानी तो इस प्रकार जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है थ्री पेरेंट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट या फिर 3 पेरेंट बेबी। तो ये जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एंड इसमें जो निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन की प्रक्रिया में जो माइटोकॉन्ड्रिया की प्राप्ति होती है वो अंडाणु से होती है यानी मादा से होती है। तो जो शिशु में माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होता है, एमडीएनए जो होता है, एमडीएनए की जो आनुवंशिकता होती है उसकी जो प्राप्ति होती है, एमडीएनए की आनुवंशिकता की जो प्राप्ति होती है वो माता से ही बच्चे में जाती है। तो एमडीएनए जो है बच्चे में माता से ही मिलती है, बच्चे में नहीं। जो फीमेल होती है, फीमेल जो बच्ची होती है यानी जो लड़की होती है उसमें उसमें जो एमडीएनए की जो आनुवंशिकता होती है वो उसको माता से मिलती है अपने। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आनुवंशिक विकार के कारण विभिन्न प्रकार के रोग हो रहे थे, जिससे जनसंख्या में जो है महिलाएं ज़्यादा प्रभावित हो रही थी एमडीएनए से। और यह जो रोग है मातृरेखा आनुवंशिकता या फिर महिलाओं के द्वारा आगे बढ़ने पर जो है अधिक जोर देने लगा था। इसके कारण जो है मस्तिष्क, हृदय रोग, यकृत, मांसपेशियों और आदि अंगें जो है प्रभावित हो रही थी इस रोग से, आनुवंशिक विकार से। एंड ये जो लाइस सिंड्रोम या फिर चेंज सिंड्रोम जैसे गंभीर जो है शारीरिक रोग के लिए भी उत्तरदायी हो रहा था। इसके कारण जो है व्यक्ति जो है सामान्य जीवन नहीं जी पाता है इस आनुवंशिक विकार के कारण। इसी समस्या को देखते हुए 2015 में ब्रिटेन जो है दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने एमडीएनए विकार के कारण प्रकट होने वाले जो रोगों के उपचार के लिए जो एमडीएनए के विकार को समाप्त करने के लिए, रोगों के उपचार के लिए उसने जो है प्रजनन कोशिका या फिर भ्रूण विकास की जो है
आनुवांशिक संशोधन के कारण जो है इसको इलाज को करने पर ध्यान केंद्रित किया। एंड जो है उसने इस तकनीक का प्रयोग जो है IVF या फिर माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी के द्वारा जो है उन्होंने इस तकनीक का प्रयोग किया। एंड जो उन्होंने आनुवंशिक संशोधन यानी आनुवंशिक विकार को समाप्त करने पर जो है एक तकनीक का उपचार विकसित किया। एंड जो है इस विधि का प्रयोग माता पिता के साथ साथ माता पिता के अलावा एक जो है अंडाणु प्रदान करने वाली जो है अंडाणु देने वाली एक जो है मादा भी होनी चाहिए, एक महिला भी होनी चाहिए की भूमिका इसमें होती है, जो उस भ्रूण के विकास के लिए एक स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया प्रदान करती है। तो स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया प्रदान करती है। एंड इसी प्रकार 2016 में अमेरिकी डॉक्टरों के प्रयास से दुनिया का जो पहला 3 पैरेंट बेबी का विकास हुआ अमेरिका में। IVF जो है माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफ़र एंड दूसरा जो होता है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफ़र में जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो बदलाव होता है वो इसमें जो है भ्रूण विकास से पहले किया जाता है, मतलब निषेचन क्रिया से पहले जो है माइटोकॉन्ड्रिया का बदलाव किया जाता है माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट ट्रांसफ़र में। तो ये जो काफ़ी लोकप्रिय हो जाता है। दूसरा जो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र में जो है जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो बदलाव होता है वो निषेचन क्रिया के बाद यानी जाइगोट में जो है माइटोकॉन्ड्रिया का बदलाव किया जाता है। तो ये जो बहुत कम लोकप्रिय तकनीक हो जाती है। तो इस प्रकार जो है आनुवंशिक विकार को समाप्त करने पर जो है अमेरिका के वैज्ञानिक ने ध्यान दिया और इस पर जो आगे चलकर कई देशों ने जो इसको अपने देश में हो रहे आनुवंशिक विकार को ख़त्म करने पर जो है ध्यान केंद्रित किया।